ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ऑडियो भी नहीं मिल रही। गुड। हम लोग एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ताकि हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकें। अब एक बार फिर से जो लोग जुड़े हैं बता दीजिए प्लीज कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। यदि यस तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ब्राइट एंड रिजल्ट इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस वर्ल्ड एंड श्री साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास से पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हमने स्ट्रेटजी में बताया था आपको कि अगर हमको केमिस्ट्री पे किसी भी लेवल का अगर कमांड करना है तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी प्लस कुछ पार्ट होता है हमारे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अगर उस पर कमांड हो जाएगा तो आप फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको बहुत ढंग से बिना बहुत ज्यादा लर्न किए आप बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन करते हुए समझ सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा अलग होता है, उस पर हम बात किए थे थोड़ा। तो उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी। उसमें हम लोगों ने एटॉमिक एनालिक रेडियस देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहले हम लोगों ने मास्टरी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर के। फिर हम लोगों ने एटॉमिक एनालिक रेडियस देखा था, उसके सारे फैक्टर्स हम लोग देख लिए थे, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और आप लोग अच्छा आंसर भी दे रहे थे। और जब लगा कि हम लोग बिल्कुल इसके एक्सपर्ट हो गए तो हम लोग आगे टॉपिक बदले हैं। इसमें हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल पिछले क्लास में पढ़े थे, उस पर भी सारे फैक्टर देखे गए थे और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और जब हमने कई क्वेश्चंस दिए और आप लोगों ने सबके आंसर प्रॉपर दे दिए तब हम लोग सेटिस्फाई होकर के और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग उसी पीरियाडिक प्रॉपर्टी में से तीसरा पीरियाडिक प्रॉपर्टी, थर्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारी थर्ड पीरियाडिक प्रॉपर्टी है और आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिए तो ही है, वास्तव में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए, यहाँ तक कि नेचर ऑफ बॉन्ड जो होता है वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा है, कितना है। तो इन सारी बातों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली पीरियाडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इसको तो ऐसे ही कहा जाता है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। थोड़ा समझते हैं पहले। मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पे ए एंड बी टू एटम्स हैं, ए एंड बी यहाँ पे टू एटम्स हैं। और मान लीजिए केमिकल बॉन्ड यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन का हम ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाएं। हालांकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिफरेंट 5 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वो तो देखा जाएगा। लेकिन जो सबसे बिल्कुल कॉमन सा प्रोसेस सब लोग जानते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसी बात को अगर अप्लाई करें अभी, हालांकि सारी बात हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मान हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है और इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आप जानते हैं कि हर बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे शेयर में लगाए जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है एक पार्टनर का। तो मान लीजिए डॉट से मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं, तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन ए का है और ये डॉट इलेक्ट्रॉन जो है वो बी का है। तो इस तरह से ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, अब हम सब जानते हैं, मान लिया आपका एटम ए है तो हर एटम में हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के लिए और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के लिए।
इलेक्ट्रॉनों पे हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो यहाँ दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब तो कोई व्यक्ति जो केमिस्ट्री बहुत कम जानता हो, सिंपल चार्ज का ऑपरेशनल उसको कॉन्सेप्ट मालूम हो, वो भी कह सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और एटम के न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो सर्टेनली नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर अट्रैक्ट होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी हम कह सकते हैं हर एटम की नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी होती है। तो अब यही ध्यान दीजिए देना है कि शेयर में जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, जो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, तो इन केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, इन्हीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने की जो टेंडेंसी ए की है वो कहलाएगी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो टेंडेंसी यहाँ पर बी की है वो कहलाएगी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम कह सकते हैं शॉर्ट में shared electron pulling tendency of an atom is called its electronegativity, या tendency of an atom to pull the shared electrons pair towards itself is called electronegativity। या ये कहा जाए हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या कहूंगा मैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, इन्हीं शेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी एटम की होती है वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये क्या होती है, ये होती है द टेंडेंसी, टेंडेंसी भी कह सकते हैं और कैपेसिटी भी कह सकते हैं, टेंडेंसी और कैपेसिटी भी कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू pull the shared electron pair towards itself, अपने तरफ। ये तुम्हारी डिफिनीशन हो गई। इतनी बात समझना है, थोड़ा और इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी एटम की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी होती है, हालांकि इलेक्ट्रॉन वही होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ही होते हैं, तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही पुल करने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सिंप्लीफाई एंड शॉर्ट करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हालांकि अधूरा है ये, पूरा तो वही जो हमने पूरा लिखा हुआ है। तो हम समझने के लिए याद रखें कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बात हम जानते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी हाई होगी वो कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान मैं कहूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है इस ए की, तो क्या कहलाएगा, हालांकि हमने इमेजिन किया है, आगे हम सारी बात पढ़ेंगे। तो अगर इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी को मैं हाई मान लूं तो ये कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। और ये कहलाएगा तब मान ली इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी को कम मान लिया जाए बी वाले को, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी हाई होगी उसे कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी कम होगी वह कहलाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना। तो इतनी बात कम से कम इसके डिफिनेशन में आपको अवश्य याद रखना चाहिए। और शॉर्ट में क्या याद रखना चाहिए, सिंपली इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। पूरी डिफिनेशन तो यही है, लेकिन अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हर डिफिनीशन में जो भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो डिफिनीशन से अपना काम तो चलने वाला है नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम ही है। हालांकि आप जानते हैं कि बिना डिफिनीशन के बात बनेगी नहीं। अगर हम उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन ही ना हो, मिनिमम इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो हम कैसे फैक्टर पढ़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन का अपना पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का, आप जानते हैं कि वहां पर क्या आएगा, मैंने बार बार आपसे कहा है, उसी पैटर्न हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है आपसे, वो यही है। वो क्या है कि 4 या 5 एटम दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन एटम है।
या लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, या जो एटम्स होंगे उनका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, या इसका उल्टा पूछा जाए कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गिवन एटम क्या है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से बेटर ये होगा कि हम कोई एक पैटर्न फॉलो कर लें, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लें और चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लें। मतलब ये हुआ कि हम जो 4 हमको सैंपल्स दिए होंगे या 4 एटम दिए होंगे तो उन चारों का रिलेटिव जो भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चाहे हम एटॉमिक एनालिक रेडियस पढ़ रहे हों, चाहे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे हों, या अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात कर रहे हों, तो उन सभी के बारे में कंपैरेटिव पता होना चाहिए कि जो हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, उसमें से सेकंड हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, या थर्ड हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, या फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसकी है। यही आपका तरीका होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है। फिर आगे चल करके इन सारी बातों का हम लोग एप्लीकेशन अपने केमिस्ट्री में करेंगे या करते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है। अगली बात क्या होता है, अगली बात होती है फैक्टर की। भाई जब हमको यही पढ़ना है कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, लोवेस्ट वैल्यू किसकी है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो हमको तो फैक्टर मालूम होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे हम कंपेयर करें भाई कि किसकी वैल्यू हाईएस्ट है किसकी वैल्यू लोवेस्ट है, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फैक्टर में, तो बस एक लाइन में मैं लिखूं, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड हम यूज करते हैं 3 सिस्टर्स, एक वर्ड है 3 सिस्टर्स, और 3 सिस्टर्स में कौन कौन आता है, ये इसमें पहली आती है वैल्यू है होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, सेकेंड सिस्टर इसमें होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, और थर्ड होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, याद करिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी कहा जाता है। तो इसके बारे में याद रखना है क्योंकि इसमें से हम यहाँ पे फर्स्ट सिस्टर को हम पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या देखना है कि इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है। तो जो जो फैक्टर आपने इसके बारे में पढ़ा था और उस फैक्टर ने इस आईपी यानी फर्स्ट सिस्टर की वैल्यू को जैसे अफेक्ट किया था, रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम सिस्टर के नाम से बोल रहे हैं उनके भी फैक्टर वही होते हैं और वे भी उनके मैग्नीट्यूड को ऐसे ही अफेक्ट करते हैं। मतलब कि एक को पढ़िए और उसी को सब पे अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में याद रखिए जो 3 सिस्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल में इनका जो ट्रेंड होता है वो तीनों का एक जैसा होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं मानिए हम लेफ्ट से राइट जाना है किसी पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट में जाने पर आईपी का जो ट्रेंड होता है वही ट्रेंड इन दोनों का भी होता है, मतलब तीनों का एक जैसा होता है। और ऐसे ही मान लीजिए अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आईपी का जो ट्रेंड होता है वही सेम ट्रेंड इन तीनों का होता है। हालांकि आप जानते हैं एक्सेप्शंस जहां तहां मिलते हैं और मिलते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो 3 सिस्टर्स को आप याद रखिएगा, तीनों का सेम ट्रेंड है, फायदा उससे मिलेगा कि एक के बारे में ढंग से पढ़ लीजिए, बाकी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अप्लाई हो जाती है। जैसे मान लिया मैं कहूँ अगर आपसे कि जब हम लोग आईपी पढ़ रहे थे तो आईपी हमने यही कहा था कि जो आईपी वैल्यू जो होती है उसमें कहा गया था जो आईपी वैल्यू होती है वो इनवर्सली रिलेटेड टू साइज या रेडियस बताया गया था। यानी एटम की साइज अगर इंक्रीज करेगी तो आईपी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ऐसा कहा गया था। तो वो बात आप इन तीनों पे अप्लाई करिए, यानी कि आईपी पे जो बात अप्लाई हो रही है वो बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्लाई होगी और वो बात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे वहां भी अप्लाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो जो फैक्टर हमने यहाँ पे आईपी पे सिंपली अप्लाई किया था और जैसे अप्लाई किया था वो यहाँ पर भी अप्लाइड हम समझ सकते हैं। यानी कि आईपी की ही तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होती है वो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि वैल्यू ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी। अगर बात हो रही किसकी, फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कुल मिला के अगर आपने आईपी पढ़ा है, हालांकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे होंगे
वो लोग देख लें अपना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है, यानी अगर साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी, और अगर साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात आपको याद आ गया होगा। अगर यानी यहाँ पर हमने पहला फैक्टर आपको दिखाया, ये हम ऑलरेडी पढ़ाए थे, बस इसी को उठा के हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इस तरह से मान लीजिए अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं तो सेकंड फैक्टर में याद करिए हम लोग पढ़े थे, कहा गया था कि जो आईपी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको याद होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि किसी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं या जिसको हम लोग अल्टीमेट सेल भी कहते हैं। याद करिए हमने इसे कहा था कि मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल मान लीजिए मैं मान लूं, तो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। तो इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, नेट वर्ड मैं फिर से आपको रिपीट करूं, क्यों मैंने काम मैं कह रहा हूं कि आप जानते हैं अगर बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है तो अंदर के सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से बताया गया था आपको कि यहाँ पे है क्या कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनके बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और जो उसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो यही बात हमने आपसे कहा था जोर देके कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिए इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। मतलब कि दोनों फोर्स लगते हैं, इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, इसको मैं एफएस लिख दे रहा हूं, और इन पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो लगेगा, इसको मैं यहाँ पे एफआर लिख दे रहा हूं। तो इस तरह से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है न्यूक्लियस का, और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और सिमिलर चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो होता असल में है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो अमाउंट होता है वो अधिक होता है तुलना में फोर्स ऑफ रिपल्सन के, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए वैसे मैं लिख दूं अगर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये अधिक होता है देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इसीलिए नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, नेट फोर्स लगता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन से वीक हो रहा है, तो वीक होने के बाद जो अब इसमें प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर रहा है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं, रियल में फील करते हैं, वही कहलाता है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात हमने पहले बताया था, मैंने रिवाइज भी कर दिया शार्ट में कि आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उसी नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना। और नेट हम क्यों बोल रहे हैं कि नेट की बात जब भी आती है समझ लेना कि दोनों अपोजिंग जो प्रोसेस होती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम कर रहा है, इस अट्रैक्शन में से रिपल्सन को घटाने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाएगा असल में वही कहलाता है नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमने कहा था आपसे कि आईपी का होता है डायरेक्ट रिलेशन। और आज बात क्या हो रही है, आज बात ये हो रही है कि आईपी को शामिल करके इन तीनों क्या है, थ्री सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि तीनों का जो फैक्टर होता है सेम होता है, इनका जो ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में सेम होता है। तो जब आप आईपी को कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही होगी। ठीक है ना। अगर आईपी ईएनसी के डायरेक्टली रिलेटेड है तो आईपी के साथ ही जो दोनों बच गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ रहे हैं और आगे जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनका भी यही हाल होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही होगी। ठीक, तो कुल मिला के थ्री सिस्टर को एक साथ आप याद रखिए, आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जो आईपी के साथ होता है वही सबके साथ होता चला जाएगा। फायदा इसका ये हो जाएगा कि बस एक को पढ़िए तो तीनों अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने आईपी को क्यों यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि जो कंडीशन होती है आईपी के साथ, जो फैक्टर का रिलेशन होता है आईपी के साथ, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। और आईपी को चूंकि मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, हालांकि आप जानते हैं आईपी में और भी फैक्टर्स थे, तो उन सारे फैक्टर की यहाँ पर कोई चर्चा हमको नहीं करना है, वो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन दो फैक्टर याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से इनवर्स रिलेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये मेन बात हमको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात एक और याद करना चाहिए कि अगर हम बात करें आपसे, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? जो लोग भी जुड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे अपना देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो जुड़े हों जरा आप बताएं कि मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से अच्छी बात है। तो आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेंड होता है आईपी का वही ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अच्छा, दूसरी बात यह याद रखना है कि पीरियाडिक टेबल में जो ट्रेंड होता है वो क्या हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियाडिक टेबल में ट्रेंड अगर देखूं तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड ऑफ, ध्यान दीजिए हम यहां पे ऑल द थ्री सिस्टर की बात कर दे रहे हैं, तीनों का एक ही हाल होता है। थ्री सिस्टर्स की वैल्यू आप समझ चुके हैं, थ्री सिस्टर में कह किसको रहा हूं, ट्रेंड ऑफ थ्री सिस्टर्स, ट्रेंड ऑफ जो थ्री सिस्टर्स होता है। और थ्री सिस्टर में कौन कौन है आपको मालूम है, कौन कौन है, अभी मैंने बताया आपको। थ्री सिस्टर में शामिल होती हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीनों को मिलाकर हम थ्री सिस्टर कह रहे हैं। तो तीनों के हम ट्रेंड की एक साथ बात कर ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि तीनों के जो फैक्टर्स होते हैं सेम होते हैं, इसलिए ट्रेंड भी सेम होता है। इन पीरियाडिक टेबल की बात हो रही है, तो हम यहां कर ले रहे हैं इन पीरियाडिक टेबल, इन पीरियाडिक टेबल। अच्छा, इसके लिए आप एक बात याद कर सकते हैं, जब हम लोग रेडियस पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे जोड़ के तब आगे बात करूं आपसे कि जो थ्री सिस्टर्स होती हैं, थ्री सिस्टर्स यानी ये तीनों आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती हैं, ये इनवर्सली होती हैं किससे, साइज से। ये साइज से जो होती हैं इनवर्सली रिलेटेड होती हैं। इसका मतलब साइज का जो ट्रेंड पीरियाडिक टेबल में हमने पढ़ा था उसका ठीक उल्टा यहां पर होने वाला है, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद रखिएगा कि जब हम लोग साइज पढ़ रहे थे, साइज या इसको हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हम लोग इसको कहे थे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जब इस पर हम बात किए थे आयनिक रेडियस, तो इसके लिए कहा गया था, इसके बारे में कहा गया था कि एलॉन्ग द पीरियड जो है इसकी साइज लगातार बढ़ती जाती है। यानी यहां पे कहा गया था along the period from left to right, from left to right, left to right,
क्या होता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता है, हाँ सॉरी घटता जाता है, सॉरी, गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये बताया गया था आपको। आपको सारे रीजन बताए जा चुके हैं क्यों घटता जाता है, और ये भी बताया गया था आपको, याद करिए, ये भी मैंने आपसे कहा था कि जिस समय हम पढ़े थे सबसे लास्ट में, हमने कहा जो नोबल गैस होती है, तो नोबल गैस में असल में एक्सेप्शन मिलता है, और वो हमने रीजन बताया था। जैसे फ्लोरीन के बगल में नियान है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अलोंग द पीरियड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज अगर लगातार साइज का होगी डिक्रीज करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब कि जो लास्ट में नियान नोबल गैस है, या किसी पीरियड में लास्ट में आप जानते हैं नोबल गैस ही होती है, तो नोबल गैस की साइज होनी चाहिए सबसे कम, क्योंकि डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे कम नहीं होती, वहां पे बढ़ जाती है साइज, और उसका हमने रीजन बताया था, याद करिए अगर आपको याद हो तो। बताया गया था कि बाकी सब में जो हम रेडियस लेते हैं वो कौन सी होती है, वो हम लेते हैं कोवेलेंट रेडियस लेते हैं, और मैंने फिगर बना के दिखाया था। और जो वहां पर नोबल गैस होती है वहां पर हम वांडरवाल रेडियस लेते हैं, ठीक है ना। वांडरवाल रेडियस में कहा गया था कि एटम जो होते हैं वास्तव में ओवरलैप नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, बस जस्ट टचिंग कंडीशन में होते हैं, और उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को हमने कहा था वांडरवाल रेडियस। हमने फिगर बना के डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा हो तो उस लेक्चर को खोल के आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर रेडियस में क्या हमको एक्सेप्शन मिला था, हमने इसके वहाँ पे सब कर लिया था, ठीक। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और जरा भी डाउट होगा तो फिर बार बार उसी बात को क्या दोहराया जाए, आप उस लेक्चर को खोल के देख लीजिएगा। तो बात किसकी हो रही है, साइज की हम बात कर रहे हैं, ये आपको याद दिलाने के लिए। और दूसरी बात आप जानते कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो होता है, साइज जो एटम की होती है, आप क्या कह रहे हैं, वो अलोंग द पीरियड आप कह रहे हैं कि लगातार डिक्रीज कर जाती है कुछ एक्सेप्शन के साथ। और डाउन द ग्रुप आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप, ये बात सारी हो चुकी है, मैं आपको बस रिमाइंडर दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी का उल्टा, इसी का जस्ट अपोजिट अप्लाई हो जाएगा, किस पर, पूरे थ्री सिस्टर पे लागू हो जाएगा। तो थ्री सिस्टर पे इसी का उल्टा यानी अपोजिट बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ पर साइज वाली बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इसी का उल्टा होता है पूरे थ्री सिस्टर के साथ। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, तो आप जानते हैं गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये होता है रेडियस में। हमने आपको सारा रीजन बताया हुआ है कि डाउन द ग्रुप रेडियस से होती है, क्यों, लगातार बढ़ती जाती है। तो वहां पर मैंने बताया था कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, पूरी फिगर बना बना के हमने डिस्कस किया, याद करिए आप लोग, तो देखिएगा वहां पे जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, और लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ती जाती है, ये बात आपको बताया जा चुका है। इसी प्रकार हमने शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हेल्प लेकर के भी हमने आपको डिस्कस करके दिखाया था, तो सारी बात आप देख लीजिएगा वहां पे। तो अगर साइज के लिए आप ये बात लिख रहे हैं तो थ्री सिस्टर के साथ क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं थ्री सिस्टर जो हैं इनका आईपी से क्या है, इनवर्स, सॉरी साइज से इनवर्स रिलेशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनवर्स है। और साइज के लिए ये बात लागू हो रही है, और वो बात क्या है, वो बात क्लियरली आपको दिखाई पड़ रही है कि क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाता है, क्या, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, एक्सेप्शन है, मैंने बता चुका आपको। और डाउन द ग्रुप क्या बोल रहे हैं, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता जाता है। तो जब साइज देख रहे हैं पीरियड में घटेगी और ग्रुप में बढ़ेगी, तो थ्री सिस्टर तो इसके उल्टे होते हैं, तो थ्री सिस्टर की साइज क्या होगी, या थ्री सिस्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो अलोंग द पीरियड होगी, क्या होगी, लगातार वहां पे बढ़ती जाएगी, और डाउन ग्रुप लगातार घटती जाएगी, मतलब इसी का उल्टा बोल देना है। तो इसी का जस्ट अपोजिट बोलना है। हमने कहा था कोरिलेट करना सब्जेक्ट में एक आर्ट है, एक स्किल है, और ये बड़ी फायदेमंद होती है। इसका फायदा ये होता है कि बस आप रेडियस यानी साइज को आप पढ़ लीजिए, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसी का ठीक उल्टा हम बोलेंगे थ्री सिस्टर के बारे में। और थ्री सिस्टर हम किसके लिए कह रहे हैं, इन तीनों के लिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कह रहे हैं थ्री सिस्टर्स। तो साइज पढ़िए, इन्हीं का उल्टा कर दिए, तीनों का हो जाएगा ना। तब मैं फाइनली अब मैं लिख सकता हूं क्या, वैल्यू ऑफ थ्री सिस्टर्स, और आप भूलिए नहीं कि मैं किसके लिए कह रहा हूं,
थ्री सिस्टर्स क्या होता है, गोज ऑन वैल्यू ऑफ थ्री सिस्टर्स goes on increasing along the period na, along the periods from left to right, एक्सेप्शन जो मिलेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक, तो लगातार इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। और हम जब इन थ्री सिस्टर्स में से जब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो सारे एक्सेप्शन हमने आपको डिटेल में डिस्कस करके बताए हैं। वहां पर बताया गया था कि बेरिलियम से बोरन जो है वो क्या है, राइट साइड में है, नियमतः उसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू वास्तव में वहां पे कम होती है। पूरा रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, याद करिए। इसी प्रकार से बताया गया था कि नाइट्रोजन के राइट में ऑक्सीजन होती है, राइट वाले की वैल्यू इस रूल के हिसाब से हाई होनी चाहिए, लेकिन हम वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे सारी बात वहां पे कि फर्स्ट आईपी जो नाइट्रोजन की होती है इसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो सारे एक्सेप्शन हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर तो जनरल बात हम खाली लिख रहे हैं, जो जो एक्सेप्शन थे मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, और आप लोग पास वीडियो है ऑलरेडी देख लीजिएगा। किस दिन सारे एक्सेप्शन एक साथ हम फिर दोबारा डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हो जाएगा गोज ऑन इंक्रीजिंग along the period from left to right, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या हो रही है, यानी ये पॉइंट नंबर 1 मान के चलिए, और फिर पॉइंट नंबर 2 हमें आप क्या कहने वाले हैं कि गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, goes on decreasing down the group, goes on decreasing down the group। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर में डिस्कस कर चुका हूं आईपी पढ़ाते समय, रेडियस पढ़ाते समय, तो फिर दोबारा यहां पर उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि किस दिन ये सारी बातें फिर दोबारा रिवाइज कर दी जाएंगी और डिस्कस कर दी जाएंगी। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया कि चूंकि हम एटॉमिक एनालिटिक रेडियस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, हम आईपी के बारे में सारी बात आपसे कर चुके हैं, डिफिनीशन से लेके सारे फैक्टर देख चुके हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल विथ रीजन देख चुके हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। इसलिए हम शार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बात पूरी हो गई, ठीक है ना। लेकिन असल में है क्या कि अभी एक चीज बाकी रह जाती है, वो बात क्या है, वो बात ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन है, यूज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये अभी बाकी रह जाता है। और हम लोग अगले क्लास में एप्लीकेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अभी आगे कंटिन्यू रहेगी। तो आगे हम लिख दे रहे हैं टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या एप्लीकेशन है, और वहां पर देखा जाएगा इसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। वहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या है कि दो एटम के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है, मतलब वो बॉन्ड आपका जो होगा वो कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ही पता किया जाता है। इसी प्रकार से कोई एटम मेटेलिक है कि नॉन मेटल है कि सेमी मेटल है, ये भी मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ही डिसाइड करती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग डिफरेंट टाइप के हम इफेक्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात मेनली करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर कि जो इंडक्टिव जो आई इफेक्ट होता है, वो आई इफेक्ट एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, या कोई बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, इसका डिसीजन भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर ही लेते हैं। कुल मिला करके अभी इसका ढेर सारा पार्ट
डिस्कस होना है। और अभी तो खाली डिफिनीशन वाली बात हुई है, मेन बात तो सारी अभी बची जाती है, तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या जो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं इसमें अपने केमिस्ट्री के जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं या बॉन्ड्स हैं उनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में। आई होप कि ये सारे जो क्लासेस हैं आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, ढंग से आप देख रहे होंगे। आगे अगले क्लास में हम इसको आगे पूरा करने वाले हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्टर्बेंस इस मोहल्ले में चल रहा था, यहाँ ट्रांसफार्मर बदला जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ी क्लास आपको डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी चूंकि अगले क्लास का टाइम हो गया है तो मुझे क्लास यहीं पर रुकनी पड़ेगी। आई होप कि आप लोगों के लिए क्लासेस बड़ी यूजफुल हो रही होंगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और निश्चित रूप से सारी क्लासेस आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। और अपने मेहनत से और हमारे थोड़े से गाइडलाइन का यूज़ करके आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी रैंक से आपका सफलता या सिलेक्शन आने वाले एग्जाम में होना है। इसी के साथ मैं बात में आज मैं पूरा करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।